अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी 1 लाख की चिट्ठी। एक गांव के बाहर की बस्ती में एक गरीब ब्राह्मण अपनी इकलौती व ज्ञानी पुत्री के साथ रहता था। वो ब्राह्मण भिक्षाटन हेतु एक गांव जाए चाहे 10 गांव, उसको 2 किलो अन्न से अधिक भिक्षा नहीं मिलती थी। अब सुपुत्री की उम्र विवाह योग्य होने से ब्राह्मण चिंतित रहने लगा। तब एक दिन अपनी पुत्री के पूछने पर चिंता का कारण बताया। बेटी, अब तेरे लिए योग्य वर तलाश कर तेरे विवाह की चिंता है। ऐसी सीमित भिक्षा से कैसे कार्य संपन्न होगा? इस उम्र में मुझसे अधिक कार्य भी नहीं होता है, तेरा विवाह कैसे करूंगा? बेटी ने कहा, पिताजी बस इतनी सी बात, कल सुबह शीघ्र तैयार हो जाना, आपकी फिक्र मिटा दूंगी। ऐसा सुन दूसरे दिन उसने जल्दी से स्नान आदि पूजा पाठ कर अपनी बेटी से कहा, बेटी आज क्या कार्य मुझे करना है, बता दे, कहां भिक्षा हेतु जाऊं? तब उस ज्ञानी पुत्री ने एक चिट्ठी में कुछ अनमोल बातें लिखी और उसे एक लिफाफे में बंद करके अपने पिताजी को देते हुए बोली, पिताजी मैं ये चिट्ठी जो तुम्हें दे रही हूं, इसे गांव नगर में 1 लाख रुपए में बेच आओ। इससे कम कीमत में नहीं, 1 लाख में तो मेरा विवाह आप अच्छा कर दोगे। ब्राह्मण चिट्ठी लेकर नगर की गलियों चौराहों पर पुकारता निकलने लगा, भाइयों चिट्ठी खरीद लो, 1 लाख की चिट्ठी ले लो। 1 लाख की कीमत सुनकर किसी नगरवासी ने लेने में दिलचस्पी नहीं ली। तब ब्राह्मण नगर के राजमहल के सम्मुख चिल्लाता निकला, ये अनमोल चिट्ठी ले लो, 1 लाख रुपए में चिट्ठी ले लो। उसकी आवाज जब राजा के पुत्र यानी राजकुंवर ने सुनी तो उसने ब्राह्मण को राजमहल में बुलवाया तथा नौकरों से राजकोष से 1 लाख रुपए बुलवाकर उस चिट्ठी को खरीद लिया। उसे खोलकर अकेले में पढ़ा तो सोचा क्या ऐसा भी होता है, पर अंत में ऐसा भी लिखा था कि जो इन बातों को जाने वही माने, यानी जो इसे समझेगा वही सही अमल सुख संपत्ति पाएगा। ब्राह्मण तो खुशी खुशी 1 लाख रुपए लेकर घर आ गया एवं अपनी सुपुत्री हेतु सुयोग्य वर की तलाश कर धूमधाम से उसका विवाह कर दिया तथा उन्हीं के साथ सुख से रहने लगा। इधर जब राजकुमार द्वारा खरीदी गई 1 लाख रुपए की चिट्ठी का पता उसके राजा पिता को हुआ तो वो क्रोध से तिलमिलाकर चिट्ठी पढ़े बिना ही अपने पुत्र पर बिफर पड़ा। ऐसे पूत से तो मैं निपूता रहता तो अच्छा होता, जिसने एक चिट्ठी के लिए राजकोष से 1 लाख रुपए बेवजह खर्च कर दिए। ये ऐसे ही उल्टे सीधे कार्यों में धन खर्चता है तो मेरा कोषालय रिक्त हो जाएगा, मेरा राज्य ही समाप्त हो जाए, इससे पहले मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूं। राजसी वस्त्र आदि भी त्याग कर जाना। राजा के क्रोध भरे वचन व ताने सुनकर राजकुमार ने तत्काल राजसी वस्त्र आदि त्याग दिए और राज्य को तुरंत त्यागने का निर्णय ले लिया कि कुछ करके ही वापस आऊंगा। इधर जब राजमाता को पता चला कि पिता के क्रोध के कारण उसका पुत्र राजमहल को छोड़कर अन्यत्र जा रहा है तो उनकी ममता छलक उठी। उसने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, पर क्या करूं, तू जा रहा है तो ये भूख प्यास के लड्डू ले जा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। राजकुमार को चिट्ठी की शुरू की 2 बातें याद आ गई, जो सत्य सिद्ध हुई तो उसे विश्वास हो गया कि अन्य बातों में भी उसको उपयोग में आएंगी, जिससे जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगा। सोचकर वो मुस्कुराता हुआ राजमहल से निकल गया। राजकुमार चलते चलते उस गांव में पहुंच गया जहां पर उसकी बहन ब्याई थी। वो भी एक राजमहल की रानी ही थी। राजकुमार ने उस गांव के बाहर पनघट के पास में बड़ के नीचे ही डेरा डाल दिया और खुली धरती पर आसमान ओढ़े सो गया। वो साधनहीन था। उसे देखकर पनघट से पानी लेने वाली रानी की पनिहारियों ने पहचान लिया और अपनी रानी को आकर सब कह दिया, तुम्हारा भाई आया है, साधारण वस्त्रों में धरती पर ही खुले में पड़ा नीचे सोया है। तुम्हारे पिताजी ने उसे राजपाट से निकाल दिया है, पर क्यों निकाला ये नहीं पता चला।
इतना सुनकर बहन ने सोचा, पिताजी ने रात से क्यों निकाला? क्या पता किसी का कत्ल तो नहीं करके आया है। मैं भाई को सिर्फ सब्जी रोटी दे आती हूं। ऐसा विचार करके बहन ने ज्वार की 2 रोटी बनाई और सूखी मूंग की सब्जी बघार कर चुपचाप अपने भाई को पनघट पर दे आई और घर आने का भी नहीं कहा। दीनहीन का चेहरा दिखाकर कोई मदद किए बगैर अपने महल को वापस आ गई। उधर भाई ने उस सब्जी रोटी को वहीं वृक्ष के नीचे सुरक्षित दबा दिया, क्योंकि उसे चिट्ठी की एक बात और याद आ गई कि बिना संपत्ति की बहन नहीं होती। पुनः प्रातःकाल से चरवेती चरवेती करता उस गांव से गुजरने लगा जिस गांव में उसका मित्र रहता था। मित्र ने उसे पहचान लिया तो उसे अपने घर ले गया। अपनी पत्नी से कहकर स्वादिष्ट भोजन बनवाया व खिलाया। भोजन उपरांत राजकुमार को घर में झूले पर बिठाकर खुद बाजार में अपने मित्र हेतु पान लेने चला गया। इधर घर में उसकी पत्नी ने अपना सोने का हार दीवाल में टंगे लकड़ी के घोड़े के गले में डाल दिया और पीछे स्नान गृह में नहाने चली गई। इधर राजकुमार क्या देखता है कि वो लकड़ी का घोड़ा सोने का हार धीरे धीरे निगलने लगा। ये देख राजकुमार ने सोचा कि मित्र की पत्नी समझेगी कि हार राजकुमार ने ले लिया होगा। उसकी मदद करने वाला मित्र भी उसकी बात नहीं मानेगा कि लकड़ी का घोड़ा भला सोने का हार निगल सकता है। अतः मुझे अब यहां से मित्र के आने के पूर्व ही चले जाना चाहिए। राजकुमार के जाने के पश्चात उसका मित्र घर आया तो उसकी पत्नी ने घोड़े के गले में हार को नदारत पाकर अपने पति से कहा, हे पतिदेव, तुम्हारा मित्र कहीं चोर तो नहीं है जो मेरा सोने का हार लेकर भाग गया है? कैसे मित्र को बुला लाते हो? उसकी इतनी खातिरदारी के बाद भी हार ले गया। तब मित्र ने कहा, अरे भगवान, मेरा मित्र राजकुमार है, कोई चोर नहीं। कुछ विपत्ति में होगा, मेरे से मांगने में शर्म आ रही होगी, इसलिए अकेले में ले गया होगा। समय आने पर मेरा मित्र 1 के 4 हार ला देगा। तुझे यदि अभी हार चाहिए तो मैं दूसरा ला देता हूं, लेकिन मेरे मित्र को उल्हाने नहीं देना। इधर पुनः राजकुमार अपनी अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहा। कदम दर कदम वो एक अन्यंत्र राज्य के झनरपुर नगर में पहुंच गया। वहां नगर के बाहर ही एक किसान के घर ठहर गया। इस घर में एक माँ और उसके 3 पुत्र रहते थे। उस कृषक माँ ने उसे आसरा दिया, भोजन कराया। पर यह क्या, उसने देखा कि वही माँ सांझ होते ही खूब आंसू बहाकर रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, माँ, तुम रोने क्यों लगी हो? यदि मैं कुछ आपका दुख दूर कर सकूं तो मुझे कुछ बताओ। तब माँ बोली, बेटा, इस झनरपुर नगर के राजा की राजकुमारी को प्रतिदिन एक मनुष्य खाने को चाहिए। राजा के नियम अनुसार पूरे नगर में से रोजाना एक घर से एक मनुष्य को राजा की बेटी के लिए भेजना होता है। आज रात्रि को मेरे घर का क्रम है। ऐसे ही क्रमों में वो मेरे 3 पुत्रों को तो ले जा चुकी है, अब 3 और बचे हैं। आज फिर मुझे एक पुत्र को राजा के यहाँ भेजना होगा। जो वापस नहीं आएगा तब ऐसे हालात में रोऊं नहीं तो क्या करूं? इस पर राजकुमार ने ढांढस बधाते हुए कहा, माँ, बस इतनी सी बात है। तूने मुझे आश्रय दिया है तो मैं भला कब काम आऊंगा? मुझे सिर्फ एक पुड़िया में नमक व काली मिर्च का पाउडर बांधकर दे दे, और जब अभी राजा के नौकर तेरे पुत्र को लेने आए तो मुझे भेज देना। फिर क्या था, माँ ने तुरंत काली मिर्च व नमक को पीसकर मेहंदी जैसे पाउडर बना दिया और छोटी सी पुड़िया में बांधकर राजकुमार को दे दिया। जब राजा के नौकर आए तो माँ ने उसे रोते हुए विदा कर दिया। परदेश में राजकुमार को कौन पहचाने? उसे भी राजकुमारी के कक्ष में मरने के लिए बंद कर दिया। राजकुमार जब उस कमरे में गया तो राजकुमारी पहले से ही एक पलंग पर विश्राम कर सो रही थी। उसी के सामने एक अन्य पलंग खाली था। वो उस पर जाकर बैठ गया और अपलक राजकुमारी को निहारने लगा तथा सोचने लगा, इतनी सुंदर मृगनयनी मुखड़े तथा भोली भाली सी दिखने वाली भला कैसे मनुष्यों को खा जाती है? मुझे तो कुछ दाल में काला दिखता है। आज तो मैं रात्रि भर जागूंगा, तभी पता चलेगी हकीकत। क्योंकि उस चिट्ठी की सारी बातें उसे याद थी। राजकुमारी के अप्रितम सौंदर्य को निहारते निहारते उसे झपकी आने लगी तो उसने अपना चाकू निकाला व अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के ऊपर पोर में चीरा लगाकर उसमें पुड़िया में लाया हुआ नमक मिर्च का पाउडर भर दिया।
पाउडर के कारण उसकी उंगली जलने लगी। उसकी नींद तो काफुर हो गई। रात में राजकुमार ने देखा कि राजकुमारी तो गहरी नींद सो रही थी। उसकी नाक में से सवा बलिस्ता की एक नागिन निकली और निकलकर सामने वाली खाली पलंग पर चढ़कर इधर उधर किसी को तलाशने लगी। राजकुमार तो उंगली की भभक से पहले ही नीचे घूम रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि यही नागिन रोजाना यहाँ पर सोए हुए मनुष्यों को डस लिया करती होगी। राजकुमारी तो बेचारी बिना कारण ही बदनाम है। उसे तो पता भी नहीं रहता होगा। सभी जन उसे ही बगैर जाने मनुष्यों के प्राण लेने वाली समझते रहे। तब राजकुमार ने बिना देरी किए अपना चाकू निकाला और उसी पलंग पर उस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो नागिन मर गई। सुबह सुबह रोजाना की भांति राजकुमारी जागी तो राजकुमार जीवित देखकर आश्चर्य करने लगी, क्योंकि रोजाना सुबह उसे एक लाश दिखती थी। तत्पश्चात राजकुमार ने उसे पूरी रात की घटना सुनाई और कहा, राजकुमारी जी, असली बीमारी तो ये नागिन थी। आप तो बेवजह मनुष्यों के प्राण हरने में बदनाम थी। ये नागिन रोजाना आपकी नाक में से निकलकर पलंग पर सोए व्यक्ति के प्राण ले लेती थी और नाम आपका हो जाता था। मैंने इस बीमारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज से आप स्वतंत्र हो। दोनों में बातें होते होते प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। फिर वही दोनों चौसर खेलने लगे व खिलखिलाने लगे। इधर राजा ने हर दिन की तरह रात को भेजे मनुष्य की लाश को लेने नौकरों को भेजा। नौकर दरवाजे तक गए कि उन्होंने राजकुमारी के मुंह से सुना, अब तो मुझे 12 की आवश्यकता है, 12 ही आना चाहिए। राजकुमारी ने ये शब्द चौसर को जीतने हेतु कहे थे। उसे पासों में 12 अंकों की आवश्यकता थी, मगर नौकर समझे कि रोज तो राजकुमारी को एक मनुष्य लेती है, आज तो वो 12 मांग रही है। यदि वे अंदर गए तो उनके ही पहले प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अतः वे तो ऐसे भागे जैसे वहां गए ही नहीं थे। सीधे राजा के पास हाँफते आए, राजा साहब, आपकी बेटी तो 12 की मांग कर रही है, रोज तो एक व्यक्ति के प्राण लेती है। इतना सुन राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। ये 12 मांगेगी तो मेरी तो सारी प्रजा का ही नाश हो जाएगा। ऐसी बेटी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर क्रोधवश राजा हाथ में नंगी तलवार लेकर उसके कक्ष तक आया और उसका दरवाजा खटखटाया। भीतर राजकुमार समझ गया कि इतनी तेजी से दरवाजा ठोकना यानी राजा बहुत क्रोध में होगा। अतः उसने राजकुमारी को दूर खड़ा किया और खुद ने दरवाजा खोला एवं तुरंत पीछे हट गया। राजा ने अंदर आते ही तलवार अपनी बेटी पर चलानी चाही, लेकिन पीछे से राजकुमार ने राजा की तलवार वाला हाथ कसकर पकड़ लिया। राजा ने फिर ताकत लगाई और कहने लगा, तुझे 12 मनुष्य चाहिए ना, मैं तुझे ही मार डालूंगा। तब राजकुमार ने बलपूर्वक पकड़कर सारा वाकया सुनाया। नौकरों के सुनने में फेर हो गया। राजकुमारी ने पासों से आज कहा कि मुझे 12 चाहिए। नौकर रोजाना की मानसिकता में समझे कि 12 मनुष्य चाहिए। आज से तुम्हारी बेटी एक के भी प्राण नहीं ले सकती। उसमें कोई कमी नहीं है। तुम्हारी बेटी पूर्णतः निर्दोष है। दोषी तो नागिन थी जिसे मैंने रात में मार डाला। इतना सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवाह करने का फैसला कर लिया। इससे दोनों भी बहुत खुश हुए। तब मुहूर्त निकालकर राजा ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। पूरा नगर विवाह के माहौल में रंग गया। आधे नगर में राजकुमारी का गुड़ बटा व आधे नगर में राजा ने कृषक माँ के घर से गुड़ बंटवाया। पूरे नगर का प्रतिभोज हुआ। बारात निकली, लग्न लगे। रात्रि में चवरी भवरी के बाद राजा ने कन्यादान के साथ और भी बहुत कुछ दहेज में दिया, जिसमें कई सारे हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण आभूषण आदि के साथ एक सुंदर महल भी दिया। कुछ दिन तो राजकुमार वहीं रहा। फिर वहां पर सबको उचित मान सम्मान देकर विदाई ली। जिस कृषक माँ ने उसे आश्रय दिया था उसे महल दे दिया। अंत में राजकुमार ने राजकुमारी व उसके पिता को अपनी सारी हकीकत बता दी और कहा, मैं अमुक राजा का बेटा हूँ, कहकर सारी राम कहानी कही। तत्पश्चात अपनी रानी को लेकर विदा ली तो राजा ने उनको उनके दिए सारे साजो सामान सहित रवाना किया। साथ में हाथी, घोड़े, रथ, सोना चांदी, दास दासियां, सिपाही आदि सबको लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। पहली शाम उसे अपने मित्र के गांव में हो गई। सारे जत्थे को गांव
बाहर ही टेंट लगवाकर रात्रि काटने का कहकर स्वयं अपने मित्र से मिलने आया और कुछ धन भी दिया। जब दोनों मित्र झूले पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उसी लकड़ी के घोड़े ने अपने मुंह में से पूर्व में निकले हुए हार को बाहर निकालना शुरू किया। तब राजकुमार ने कहा, मित्र, उस दिन यही घोड़ा इसी हार को निगल गया था। मैं आपको ये बात कहता तो आप मानते नहीं, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से चला गया। कहीं मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर तीनों झगड़ते, अतः मैंने यहाँ से जाने में तीनों की भलाई समझी। अपने मित्र से सकुशल मिलकर अपनी रानी के पास आ गया, जो गांव बाहर अपने लश्कर के साथ रुकी थी। दूसरे दिन लश्कर को लेकर राजकुमार अपने रास्ते चलने लगा तो उसे अपनी बहन के नगर में शाम हो गई। तब उसने पूरी सेना को नगर के बाहर ही नदी किनारे उसी पनघट पर टेंट रावटियां तानने को कहा, जहां वो जाते समय रुका था। उस नगर की पनिहारियों ने जब अपनी रानी के भाई को सारी सुविधाओं से लैस देखा तो तत्काल सूचना दे दी। बहन भी बंधावा लेने के लोभ में तुरंत 16 श्रृंगार करके आरती लेकर पनघट पर अपनी सहेली के साथ निमंत्रण देने आ गई। जब उसने कंकु चावल से भाई भाभी को बंधाया तो भाई ने वही वृक्ष के नीचे सुरक्षित गाड़ कर रखी सब्जी रोटी वापस नेक की जगह आरती में रख दी व कहा, बहन सदैव संपत्ति की होती है, विपत्ति का तो मित्र होता है। आज मेरे पास सब कुछ है तो बंधावा दे रही है। उस दिन खाली हाथ था तो सूखी रोटी दे गई थी। जाओ बहन, तुम तुम्हारे घर सुखी रहो, मुझे अपने में सुखी रहने दो। राजकुमार अपनी रानी के संग वहीं रात भर रहा और सुबह वापस रवाना हो गए। चलते चलते अब नगर के बाहर ही सांझ हो गई तो राजकुमार ने कहा, सभी सैनिक यहीं छावनी बनाकर डेरा डाल दें, ये मेरा ही नगर है। मैं अपने माता पिता से रात के अंधेरे में नहीं, भोर के उजाले में मिलूंगा, ताकि सारा नगर अपने राजकुमार के साथ मेरी रानी को भी देखे व आशीर्वाद देवे। फिर क्या था, वहीं नगर के बाहर जंगल में छावनियां बना ली, हाथी घोड़े वहीं बांध दिए, अपना भोजन रोज की तरह पकाया व खाया, रात्रि विश्राम वहीं करने लगे। इधर राजकुमार के पिता राजा को चिंता सताने लगी कि न जाने कौन से राजा ने उस पर आक्रमण करने हेतु नगर बाहर घेराव किया है। मेरा पुत्र इस समय मेरे साथ होता तो वो उन्हें उचित उत्तर देता। मैं तो अब वृद्ध हो गया हूँ, मैं तो सुबह जाकर उनसे क्षमा मांग लूँगा कि भाई तुझे जो कुछ चाहिए ले लो, पर हमें व प्रजा को माफ़ कर दो, लड़ाई कर कुछ नुकसान मत करना। इतना सोचकर राजा अपने सेनापति व मंत्री सहित हाथों में पगड़ी लिए नगर बाहर क्षमा मांगकर सब कुछ उन्हें समर्पण करने जा रहा था। जब वे पास आए तो राजकुमार ने अपने पिता को हाथ में पगड़ी लिए देखा तो सारा माजरा समझ गया। तत्काल अपनी रानी को बाहर लाया व पिताजी के चरण स्पर्श करके कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हो? ये सब कुछ भी आपका ही है, ये आपकी बहू है, हमें आशीर्वाद दीजिए। तब राज आज्ञा से बड़ी धूमधाम से राजकुमार ने अपनी रानी व सारे सामान सहित अपने महल में प्रवेश किया। राजा ने घर जाकर अपने बेटे से पूछा, बेटा ये सब तूने कैसे प्राप्त किया? तब राजकुमार ने उसे 1 लाख की चिट्ठी की बातें बताई। मैंने उन्हें समझा तभी ये सब पाया। उस दिन आपने बिना कुछ जाने समझे मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया। मैं उसी चिट्ठी के वचनों को परखता रहा व आगे बढ़ता रहा। उस चिट्ठी में क्या लिखा था? राजा ने पूछा। उसमें लिखा था, क्रोध का बाप, ममता की माँ, संपत्ति की बहन, विपत्ति का मित्र एवं झनरपुर नगरी में जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जो इन बातों को सही भली भांति समझेगा वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ये सभी बातें सिद्ध होती गईं। आपने बिना वजह जाने ही मुझ पर क्रोध किया और उस पर माँ कुछ न बोली, केवल ममता स्वरूप अपने आंसू बहा लिए व भूख प्यास के लड्डू के अतिरिक्त कोई मदद नहीं की। यहाँ से निकला तो बहन ने साधनहीन भाई को तवज्जो नहीं दी। जब मेरे पास संपत्ति देखी तो बधाने आ गई। इसके बाद मेरे मित्र के घर सोने के हार को लकड़ी का घोड़ा खा गया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी विपत्ति के समय अपने घर ले गया, उचित मान सम्मान दिया। वहाँ से मैं झंडरपुर नगरी में
आपकी बहू का ग्रास बनने गया तो जागता रहा, जिससे आज जीवित हूं। अन्यों की भांति सो जाता तो मेरे प्राण भी वो नागिन ले लेती। उसी जागने के कारण ये ऐश्वर्य साधन व सुंदर सी बहू आपके लिए लाया हूं, जो आपकी सेवा करेगी। राजा ने भी अगले दिन राजगद्दी पर अपने बेटे को बिठाकर सारा राजभार सौंप दिया और सभी सुख से रहने लगे।